हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डबली रेनफोर्स बीम के एनालिसिस की स्टडी कर ली थी। आज हम डबली रेनफोर्स बीम को डिजाइन करने जा रहे हैं। तो देखना, डबली रेनफोर्स बीम की जो डिजाइन है उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन क्लियर है। अब उससे बात करते हैं, उसके बारे में देखना डबली रेनफोर्स बीम की डिजाइन कैसे करनी है। उसके लिए सबसे पहले डबली रेनफोर्स बीम की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने डबली रेनफोर्स बीम पर प्रोवाइड करने की नीड क्यों हुई, मतलब दोनों साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की नीड क्यों हुई, क्योंकि इफ सेक्शन साइज आर रेस्ट्रिक्टेड, इफ सेक्शन साइज आर रेस्ट्रिक्टेड मतलब सेक्शन की जो साइज है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तब हम डबली रेनफोर्स बीम प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब यहां पर क्या होगा, इफ सेक्शन size are restricted, सेक्शन साइज रेस्ट्रिक्टेड करेंगे, इसका मतलब दैट मीन्स सेक्शन साइज आर नोन, सेक्शन साइज आर नोन मतलब हमें सेक्शन की b इंटू डी की वैल्यू पता होगी, b इंटू डी की वैल्यू पता होगी, सेक्शन साइज आर नोन एंड area of steel need to be designed, area of steel need to be designed मतलब हमें डिजाइन क्या करना है, एरिया ऑफ स्टील को डिजाइन करना है। जैसे सिंगली रेनफोर्स बीम में जब हमने बात की थी तो उसमें सेक्शन साइज को भी डिजाइन किया था एज वेल एज हमने क्या किया था, साथ में ईएसटी को भी डिजाइन किया था। उसके बारे में हमने दो टाइप की क्वेश्चन की स्टडी की थी, बट यहाँ पर एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है क्योंकि यहाँ पर सेक्शन साइज क्या होती है, नॉन होती है। सेक्शन साइज नॉन होने से क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील ही हमें डिजाइन करना होता है। उसके बारे में हम डिटेल स्टेप देखते हैं। स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं कि स्टेप 1 कैसे करेंगे कैलकुलेशन, तो देखना ध्यान से। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे सिंगली रेनफोर्स बीम की तरह क्या ये बीम सिंगली रेनफोर्स है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर डिजाइन मोमेंट निकालेंगे, या तो डिजाइन मोमेंट निकालेंगे या आप उसको ये कह सकते हो फैक्टर्ड मोमेंट निकालेंगे, फैक्टर्ड मोमेंट निकालेंगे, या फिर आप इसके अंदर जो आपको गिवन होगा वर्किंग मोमेंट उसकी हेल्प से पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके तो मोमेंट की कैलकुलेशन कर लोगे। लोडिंग गिवन होगी तो आप क्या करोगे, वहां से डिजाइन लोड की हेल्प से आप क्या करोगे, मोमेंट निकालोगे। देखो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या होगा, लाइव लोड गिवन होगा WN, डेड लोड आप लोग निकाल सकते हो। डेड लोड कैसे निकाल सकते हो, इसका यूनिट वेट, ध्यान देंगे पूरा इसको, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इंटू बी इंटू डी, ये हमें पता होता है। तो देखो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट कितना होता है, 25 इंटू बी इंटू डी से यहां से हम डेड लोड निकाल लेंगे। तो यहां से हमारे पास डेड लोड भी आ गया। तो यहां से इसके बाद हम अगर लोडिंग गिवन होगी तो इस तरीके से प्रोसीजर करना है। टोटल लोड W निकालेंगे, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइव लोड एंड डेड लोड। यहां पर आपने टोटल लोड जैसे ही निकाला आप फैक्टर्ड लोड निकालोगे। फैक्टर्ड लोड कैसे कैलकुलेट करना है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो टोटल लोड को, दैट इज 1.5 इंटू W, और इसको नोटेशन क्या देंगे, WU, मतलब यहाँ पर अल्टीमेट लोड हमारे पास कैलकुलेट हो गया, फैक्टर्ड लोड आ गया। और फैक्टर्ड लोड अगर आपके पास आ गया तो यहां से आप अकॉर्डिंग टू बीम मोमेंट निकाल सकते हो। तो यहां पर अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम आपको क्या दे दिया गया, बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम एंड मोमेंट कैलकुलेट कर लोगे एंड बेंडिंग मोमेंट, या फिर हम ये कह सकते हैं डिजाइन बेंडिंग मोमेंट एंड डिजाइन बेंडिंग मोमेंट, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट। इसको यहां से बेंडिंग मोमेंट यू से डिनोट कर रहे हैं सबस्क्रिप्ट में, तो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट हो गया, दैट इज अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहां पर क्या हो जाएगा, WU L²/8। ये 100 में आपने पढ़ रखा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, WL²/8 होता है। तो यहां से आप डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लोगे, जो हमने यहां पर सबसे पहले बात की थी। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक मोमेंट दे रखा हो और वहां से आपको डिजाइन मोमेंट करना हो तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके पास मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। मतलब आपको कैरेक्टरिस्टिक मोमेंट गिवन हो और वहां से डिजाइन मोमेंट निकालना हो तो डायरेक्टली आप कैसे करोगे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो 1.5 थी
इससे आप मल्टीप्लाई करोगे और डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगा, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। ये तो थी स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में आप चेक करोगे कि बेंडिंग मोमेंट, स्टेप सेकंड में क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम का लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, MU लिमिटिंग से। MU लिमिटिंग दैट इज, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.36 FCK B इंटू XU लिमिटिंग इंटू D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। और यहां पर आपको जो XU लिमिटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो XU लिमिटिंग आप कैसे कैलकुलेट करोगे, XU लिमिटिंग की वैल्यू हो जाएगी 0.53D, 0.48D एंड 0.46D। और ये 0.53 किसके लिए हो जाएगा, Fe 250 के लिए, ये किसके लिए हो जाएगा, Fe 415 के लिए, और ये किसके लिए हो जाएगा, Fe 500 के लिए। यहां तक आपकी सेकंड स्टेप हो रही है, तो इसमें आपको MU लिमिटिंग आप निकाल सकते हो। MU लिमिटिंग निकालने के बाद में स्टेप थर्ड में आप क्या करोगे, चेक करोगे किसको, बेंडिंग मोमेंट, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट और MU लिमिटिंग को कंपेयर करोगे, क्या होता है। तो देखना ध्यान से, इफ अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन और इक्वल्स टू, क्या हो गया, लेस देन और इक्वल्स टू MU लिमिटिंग, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। अगर इससे लेस देन आ जाता है तो यहां पर क्या लिखेंगे, बीम इज डिजाइन्ड एज singly reinforced beam and area of steel is calculated as below। एरिया ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखना, एरिया ऑफ स्टील कैसे आएगा, इसके लिए आपने फॉर्मूला भी पढ़ा था, याद होगा, दैट इज 0.5 FCK अपॉन Fy ब्रैकेट 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर इंटू B इंटू D। यहां से आप एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपकी स्टेप 3 हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टेप 4 की भी। तो स्टेप 4 में यहां तक ध्यान देना, अगर बेंडिंग मोमेंट, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू MU लिमिटिंग से लेस देन और इक्वल्स टू है, तब तक बीम क्या रहेगी, सिंगली रेनफोर्स बीम रहेगी, और AST आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर यहां पर मान लो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट जो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है, जो लोड के कारण से अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है किससे, MU लिमिटिंग से, तब आपको क्या करना है। तो देखना ध्यान से, स्टेप 4 क्या हो जाएगा, इफ अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन MU लिमिटिंग। MU लिमिटिंग क्या था आपका, सिंगली रेनफोर्स बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ बैलेंस एक्शन। तो देखना ध्यान से, बेंडिंग मोमेंट ज्यादा हो जाएगा, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट जो लोडिंग के कारण से है, वो उसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी, सिंगली रेनफोर्स बीम की रेजिस्टिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बीम इज डिजाइन्ड एज डबली रेनफोर्स बीम। बीम इज डिजाइन्ड एज डबली रेनफोर्स बीम। बीम को कैसा डिजाइन करेंगे, डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करेंगे, और डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान देना एक चीज कि यहां पर अब हम अज्यूम करेंगे कुछ चीजें। अज्यूम MU लिमिटिंग को हम इतना बड़ा नाम नहीं लिखते, इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 नाम दे देते हैं, क्लियर है। और तो टोटल जो बेंडिंग मोमेंट है, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है, वो क्या हो जाएगा, इट इज द समीशन ऑफ MR1 प्लस कुछ मोमेंट MR2, क्योंक't इससे वैल्यू ज्यादा है। कितना अमाउंट ज्यादा है, जो बेंडिंग मोमेंट रजिस्टर्ड बाई कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, बेंडिंग मोमेंट रजिस्टर्ड बाई कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, वो क्या हो जाएगा, MR2, दैट इज बेंडिंग मोमेंट
अल्टीमेट माइनस MR1। यहां पर आपका MR2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो यहां से। जैसे ही आपके पास MR2 आएगा, अब आप उसके बाद में डिजाइन पे देखना ध्यान से, यहां पर आपके पास अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट मतलब जो कंप्रेशन एनफोर्समेंट कितना रजिस्ट करेगा वो आपके पास बेंडिंग मोमेंट आ चुका है, MR2 की वैल्यू आ चुकी है। अब यहां से अभी क्या करना है, एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ स्टील की कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करनी है। स्टेप 5 में हम कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील देखेंगे, एरिया ऑफ स्टील कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ, अब ये जैसे डबली रेनफोर्स बीम हुआ, सॉरी इसको देखना थोड़ा सा, मैं पहले इसको डायग्राम से समझा देता हूं कि आपको थोड़ी सी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए कि करना क्या है। देखना ध्यान से कि इसको कैसे करना है। इसका डायग्राम बना रहा हूं इधर। क्या होगा, कुछ ऐसा डायग्राम बन के आएगा, ये एरिया ऑफ स्टील आएगा आपके पास, AST आएगा, और इधर आप देखोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, ASC आ जाएगा, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ये इसकी विड्थ हो जाएगी और ये इसकी टोटल यहां से इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी इसके सेंट्रोइड तक। यहां से यहां तक देखोगे तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, कंप्रेशन साइड का कवर D डैश। क्लियर है। तो देखना ध्यान से, यहां पर जब हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि जब इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया जाएगा तो ये कुछ कैसा दिखेगा, देखना ध्यान से। इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, होगा क्या, सबसे पहले हमने बात की कि हम इस MU लिमिटिंग को डिजाइन कर लेते हैं। MU लिमिटिंग के अकॉर्डिंग AST1 प्रोवाइड कर देंगे और वो AST1 यहां है। मान लो ये आपका क्या आ गया, AST1। क्लियर है। इस मोमेंट पर जब डिजाइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, AST1 आ जाएगा। और जब आप इस मोमेंट के लिए डिजाइन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, और कंक्रीट तो यहां से आएगी नहीं, तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन आएगा, सॉरी ये अलग, हाँ यहां प्रोवाइड होगा, देखना ध्यान से। डायग्राम यहां तक आएगा और ये रेनफोर्समेंट कुछ यहां दिखा है। ये क्या हो गया आपके लिए, AST1। हाँ ये देखना ध्यान से, ये जो पार्ट होगा यहां पर कुछ एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन आएगा। ये हो गया आपका ASC का पार्ट। अब क्या होगा, इस ASC को बैलेंस करने के लिए, इस एरिया ऑफ स्टील को बैलेंस करने के लिए हम इधर भी कुछ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होगा, और जो कैलकुलेशन में पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, दैट इज द AST2। वो हो जाएगा ASC, फिर AST2 की कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये किस पे बेस्ड हो रहे हैं, ये दोनों ही जो बेस्ड है वो किस पर बेस्ड है, कौन से मोमेंट पर, MR2 पर, और ये किस पे बेस्ड है, MR1 पर। क्लियर है। तो अब हम कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 5, कैलकुलेशन ऑफ AST1। तो देखो AST1 है क्या एक्चुअली, MR1 किसके बराबर है, MU लिमिटिंग की। तो इसका मतलब ये तो बैलेंस सेक्शन में कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो वही है। तो AST1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AST1 इज इक्वल टू 0.414 FCK अपॉन FY इंटू XU लिमिटिंग इंटू B। यही आपका AST1 हो जाएगा। इसका डेरिवेशन भी बताया मैंने, और जिसको भी नहीं पता तो वो जाके देख सकता है। 17th या 18th लेक्चर होगा जिसके अंदर बता रखा है कि लिमिटिंग रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। क्लियर है। अब स्टेप 6 पे जाते हैं। स्टेप 6 पे कि कैलकुलेशन ऑफ, आप पहले ASC भी कैलकुलेट कर सकते हो और AST भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम किसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन ऑफ ASC। तो देखना ध्यान से, ASC को कैलकुलेट करते हैं, या फिर चलो पहले AST1 AST2 को कैलकुलेट कर लेते हैं, AST2 को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो AST2 को कैलकुलेट करूंगा तो ध्यान से देखना, इसी डायग्राम में बता रहा हूं, यहां पर एक टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, यहां पर एक कंप्रेशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। दोनों के बीच में ये वाली डिस्टेंस किसको शो करेगी, लीवर आर्म को शो करेगी। ये वाली डिस्टेंस यहाँ कंप्रेशन फोर्स आएगा, टेंशन फोर्स आएगा। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि MR2 इज इक्वल्स टू टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म 2।
जो भी MR2 के कोरस्पॉन्डिंग लीवर आर्म आएगी ये T2 फोर्स हो गया, इसको लिखूंगा तो 0.87 Fy इंटू AST2 इंटू लीवर आर्म 2, लीवर आर्म 2 क्या आएगी दोनों के बीच में d माइनस d डैश, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपकी इफेक्टिव डेप्थ है, और इसमें से अगर इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट करोगे ये वाली डिस्टेंस क्या है d डैश है, तो आपके पास क्या आ जाएगा लीवर आर्म क्या आ जाएगी, नेट दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी d माइनस इस d में से d डैश को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा d माइनस d डैश। तो यहां तक आपके पास MR2 के कोरस्पॉन्डिंग आप क्या कर लोगे, यहां से देखना ध्यान से आपको कौन कौन सी वैल्यूज नोन है, यहां आपको Fy भी नोन है, d भी नोन है, d डैश भी नोन है, तो यहां से आप क्या कर लोगे AST2 कैलकुलेट कर लोगे, यहां आपका AST2 कैलकुलेट हो जाता है, और जब AST2 कैलकुलेट होता है तो अब हम ASC भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा वो भी हम देखते हैं, देखना ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप 7 में कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन कैसे कैलकुलेट करना है, याद होगा कि वहां पर हम जब हमने फॉर्मूला बनाया था नेट टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, तो वो क्या आया था MR1 प्लस MR2। MR1 की वैल्यू कितनी आई थी 0.36 FCK B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU, और इसी तरीके से इसके अंदर MR2 की वैल्यू क्या आई थी FSC माइनस 0.45 FCK इंटू जे ब्रैकेट में रहेगा इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश। तो यहाँ पर हम MR2 को इक्वेट करते हैं FSC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास नोन क्या क्या है, आपके पास नोन डेटा है, FCK भी नोन है, D भी है, D डैश भी है। अब बात आती है FSC कैसे कैलकुलेट करोगे, तो FSC कैसे कैलकुलेट करोगे उसको हम देखते हैं, देखना ध्यान से। FSC कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए एप्सिलॉन HC, और एप्सिलॉन HC किससे आता है XU माइनस D डैश अपॉन XU इंटू 0.0035। तो यहाँ पर अब हमारे पास XU नहीं होगी, हमारे पास क्या है XU लिमिटिंग है, तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रख देंगे लिमिटिंग की, और हमें बार बार इंटरपोलेशन नहीं करना पड़ेगा, XU लिमिटिंग नोन है, तो एप्सिलॉन HC से क्या करेंगे बाई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, बाई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या करेंगे यहाँ पर हम FSC निकाल लेंगे, और जैसे ही हमारे पास FSC आ जाएगा तो FSC की वैल्यू भी नोन हो गई, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे ASC कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका ASC कैलकुलेट हो गया यहाँ तक। अब देखना जैसे ही ASC कैलकुलेट हो गया आपको क्या करना है ASC को और AST का चेक लगाना है, ठीक है। तो देखना टोटल एनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड होगा, टोटल एनफोर्समेंट देखना स्टेप 8, या फिर यहीं पर पहले AST प्रोवाइड कर दो। देखो ध्यान से AST इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AST1 प्लस AST2, और ASC तो हमने कैलकुलेट किया ही है, मतलब हमारे पास जो मेन पर्पस था AST और ASC कैलकुलेट करने का वो पर्पस यहाँ फुलफिल हो जाता है। अब देखो चेक क्या लगाने स्टेप 8 में, स्टेप 8 चेक क्या क्या लगाने, देखो क्या होता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन जो रेनफोर्समेंट है, मैक्सिमम कंप्रेशन तो ASC मैक्स कितना होता है 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका ASC। क्लियर है? ASC मिनिमम का कोई चेक नहीं होता है एक्चुअली, नो चेक, ASC मिनिमम का कोई चेक नहीं होता, बट एटलीस्ट कंप्रेशन साइड में हम ट्राई करते हैं कि मिनिमम 2 बार तो प्रोवाइड करें ताकि वो एंकर बार की तरह काम में आ जाए। AST मिनिमम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए हम चेक नहीं लगाते, और AST मैक्सिमम को हम चेक करते हैं, दैट इज 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। ये हमें बेसिकली 4 चेक लगाने होते हैं, और यहाँ पर हमारा जो डिजाइन के स्टेप्स हैं वो क्या हो जाते हैं कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मतलब AST के 2 चेक हो गए, ASC के 2 चेक हो गए, बट इनमें से ये दोनों ही चेक की रिक्वायरमेंट नहीं है। ASC मिनिमम के अलग अलग आप देखोगे तो आपको कोड के अकॉर्डिंग कुछ चेक मिल जाएंगे कि ASC को है वो जो मिनिमम है एटलीस्ट AST का हाफ जरूर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग चेक है बट वो हमारे पर्पज के नहीं है।
क्लियर है? तो इसीलिए हम एएससी मैक्सिमम पे ध्यान रखते हैं और एएसटी मैक्सिमम पे ध्यान रखते हैं, और इसी के बिहाफ पर अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल, वो देखते हैं इसके बाद। देखना क्या इसके अंदर एक क्वेश्चन की बात करते हैं हम न्यूमेरिकल की। डिजाइन ए सेक्शन फॉर फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। अब आपको क्या है, डायरेक्टली फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दे दी, उसका अमाउंट कितना दे दिया, 110 किलो न्यूटन मीटर। अब उसके बाद में सेक्शन की साइज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, किससे, 250 इंटू 380 mm, मतलब बी की वैल्यू 250 mm है और कैपिटल डी की वैल्यू 380 mm है, क्योंकि उसने साथ में क्या दिया, इफेक्टिव पावर भी दिया है, दैट इज 50 mm, M20 एंड Fe 415। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, देखना ध्यान से। स्टेप 1 क्या था हमारा, स्टेप 1 हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, एरिया ऑफ स्टील कितना प्रोवाइड करना है, कंप्रेशन साइड और टेंशन साइड। पहले ये देखना है कि बीम सिंगली डिजाइन होगी या डबली डिजाइन होगी, इसके बाद हम एएसटी को डिसाइड करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट दैट इज 110 किलो न्यूटन मीटर। स्टेप सेकंड में क्या था, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, दैट इज द MU लिमिटिंग, और MU लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या था, देखो आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो इसको, 0.36 FCKB इंटू XU, 0.36 FCKB इंटू XU लिमिटिंग ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। और आपको याद होगा मैंने जब डिजाइन ऑफ बैलेंस सेक्शन करवाया था, बैलेंस सेक्शन में डिजाइन यूजिंग फैक्टर जब करवाया था, वहां पर लिखा था 3 अलग अलग वैल्यूज थी, Fe 250 के लिए भी थी, Fe 415 के लिए भी थी और Fe 500 के लिए भी थी। तो यहाँ पर अगर आपको याद होगा Fe 250 के लिए दैट इज वैल्यू आती थी 0.148 FC के, मतलब पॉइंट, इसको देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, MU लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आती थी, 0.148 FC के, ये तो होती थी Q की वैल्यू, V इंटू डी। क्लियर है? यहाँ पर Fe 250 के लिए वैल्यू आती थी। सिमिलरली अगर मैं Fe 415 के लिए देखूंगा तो 0.138 FC के हो जाता, V इंटू डी स्क्वायर, और यहाँ पर अगर मैं Fe 500 के लिए देखूंगा तो 0.133 FC के V इंटू डी स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पर हम ये भी डेटा काम में ले सकते हैं। तो देखा, मैं इसी डेटा को काम में लेता हूँ, 0.138 FC के V इंटू डी स्क्वायर। आपको क्या दे रखा है, M20 दे रखा है, इसलिए FCK की वैल्यू क्या देगी, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज 0.138 इंटू 20 इंटू, देखो ध्यान से, अगर आपको मैं यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट कर दूं इसमें कि आपको इफेक्टिव पावर कितना दे रखा है, 50 mm, टोटल डेप्थ 380 mm, तो इफेक्टिव डेप्थ कितनी आ जाएगी, टोटल डेप्थ में से इसको माइनस कर दो, तो 380 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 330 mm। तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू रख देते हैं, तो इसका बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 250 इंटू 330 का स्क्वायर। यहां से आपके पास MU लिमिटिंग का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 75.14 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन mm, और उसको हम किलो न्यूटन मीटर में चेंज कर लेंगे, दैट इज 75.14 किलो न्यूटन मीटर। ये आपके पास MU लिमिटिंग आ गया। अब यहां से आपको कंडीशन देखनी है, MU लिमिटिंग का मान जो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है या अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है उससे कम है या ज्यादा है। तो देखना ध्यान से, स्टेप 3 में हम चेक करते हैं, यहाँ पर हमें दिख भी रहा है कि अब जो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है कितना है, 110, वो ग्रेटर देन है MU लिमिटिंग से, जो कितना है 75.14 किलो न्यूटन मीटर। तो बीम कैसे डिजाइन होगी, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट दे देंगे, बीम इज डिजाइंड एज डबली रेनफोर्स्ड बीम। बीम को कैसा डिजाइन करोगे, डबली रेनफोर्स्ड बीम की तरह डिजाइन करोगे, और डबली रेनफोर्स्ड बीम की तरह जब बीम को डिजाइन करोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ध्यान देंगे कि अब हमें यहाँ पर AST भी कैलकुलेट करना है और ASC भी कैलकुलेट करना है। तो देखना ध्यान से, स्टेप 4, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग AST कैलकुलेट कर लेते हैं इसी के साथ साथ। तो देखना, कैलकुलेशन ऑफ, या तो ये कर लो या आप वहां पर क्या कर सकते हो, MR2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दो। तो यहां पर हम सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट रजिस्टर्ड बाय, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट रजिस्टर्ड बाय कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कितना मोमेंट रजिस्ट करेंगे, तो क्या कर देंगे, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट किस किस का सम होता है, MR1 प्लस MR2 का, और MR1 किसको नाम दे देंगे हम,
MU लिमिटिंग है उसी को हम क्या नाम दे देंगे, इसी को क्या बोल देंगे, MR1 बोल देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास MR2 का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज द अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट माइनस MR1। ये MR2 होगा, ये कौन रजिस्ट करेगा, ये कंप्रेशन रेनफोर्समेंट रजिस्ट करेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 110 माइनस 75.14, यही दे रखा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से, 110 में से 75.14 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 34.86 किलोन्यूटन मीटर, 34.86 किलोन्यूटन मीटर। ये आपके पास MR2 की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको इसके लिए अलग अलग एरिया ऑफ स्टील डिजाइन करना है। तो सबसे पहले AST1 कैलकुलेट करते हैं, फिर हम AST2 कैलकुलेट करेंगे, फिर ASC कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील, नेक्स्ट स्टेप 5 में कैलकुलेशन ऑफ AST1। AST1 क्या हो गया, एक तरीके से MU लिमिटिंग के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब MR1 के कोरस्पॉन्डिंग जो हम प्रोवाइड करें दैट इज द AST1। और अभी हम बात करके हैं कि AST1 से हमें क्या निकालना होगा, मतलब एरिया AST1 हमें किससे निकालना होगा, MU लिमिटिंग से। तो AST1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा, AST लिमिटिंग किसकी, सिंगली रेनफोर्स बीम। जब ये बीम कैसी थी, सिंगली रेनफोर्स बीम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.414 FCK अपॉन FY इंटू एक्सयू लिमिटिंग इंटू बी। तो सबसे पहले एक्सयू लिमिटिंग की रिक्वायरमेंट है, तो एक्सयू लिमिटिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सयू लिमिटिंग कितना आएगा, एक्सयू लिमिटिंग इज इक्वल्स टू, ग्रेड कैसी दे रखी है आपको, 415 दे रखी है, और Fe 415 के लिए, Fe 415 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.48 इंटू डी हो जाएगी। अब देखो डी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, डी की वैल्यू यहाँ पर आपने कैलकुलेट की थी 330 mm, तो 0.48 इंटू 330 mm, ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 158.4। ये आपका कितना आएगा, 158.4 m। ये आपके पास एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू आ गई। यहां तक क्लियर है। अब आपने एक्चुअल लिमिटिंग कैलकुलेट कर दिया तो AST1 भी कैलकुलेट कर लो, जो AST लिमिटिंग के बराबर है दैट इज 0.414 FC का कितना आ जाएगा 20, FY कितना आ जाएगा 415 इंटू 158.4 इंटू B कितना आ जाएगा 250 mm। यहां से जब आप AST1 को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 790.1 mm स्क्वायर। ये आपके पास AST1 की वैल्यू हो गई, क्लियर है तक। तो ये आपके पास AST1 कैलकुलेट हो चुका है। अब हम बात करते हैं AST2 की। AST2 कैसे कैलकुलेट करना है, तो AST2 के लिए देखना स्टेप 6, कैलकुलेशन ऑफ AST2। AST2 के लिए कैसे कैलकुलेशन करना है, तो देखना ध्यान से। AST2 के लिए क्या था, MR2 को इक्वेट कर देंगे किससे, 0.87 FY इंटू AST2 इंटू D माइनस D डैश से। तो ध्यान से देखेंगे MR2 की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से 34.86, तो ये रख देते हैं 34.86 इंटू 10 टू द पावर 6, ये न्यूटन एमएम में कन्वर्ट हो गया, 0.87 इंटू 415 इंटू AST2 इंटू D, 330 माइनस ये कितना हो जाएगा कवर। अब अपने को इफेक्टिव कवर एक ही दे रखा था, तो दोनों साइड से हम सेम अमाउंट का कवर मान लेंगे 50 mm। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जब हम AST2 का रिजल्ट निकालेंगे तो AST2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 344.8 mm स्क्वायर। ये आपके पास AST2 आ गया। जैसे ही आपके पास AST2 आया, अब आप ASC भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ASC कैसे कैलकुलेट करना देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। हाँ, देखना ध्यान से। हाँ, स्टेप 7 ASC कैसे कैलकुलेट करना है हमें। ASC कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ ASC कैलकुलेट करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को इक्वेट कर दो, या फिर आप क्या करो MR2 के कोरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन कर दो। MR2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका FSC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश, यही होता है MR2 का फॉर्मूला।
और एफएससी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, एप्सिलॉन एससी से, और एप्सिलॉन एससी हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन एससी इज इक्वल्स टू एक्सयू लिमिटिंग माइनस बी डैश अपॉन एक्सयू लिमिटिंग इनटू 0.0035। एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है, यहां हमने कहीं कैलकुलेट किया था पीछे, शायद 158.4 आया था। तो 158.4 माइनस 50 डिवाइड बाई 158.4 इंटू 0.0035। जब यहां से हम रिजल्ट निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा 0.00239। 0.00239 को अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर देखते हैं तो हमारे पास टेबल में क्या बन के आता है, देखो यहाँ स्ट्रेन की वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ स्ट्रेस की वैल्यू लिख रहे हैं, कितना आएगा 0.00192 और ये आ जाएगा 0.00241। यहाँ से देखेंगे तो 324.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये आ जाएगा 342.8। यहाँ हमें क्या कैलकुलेट करना है इनके इंटरमीडिएट में, यहाँ हमें एफएससी कैलकुलेट करना है, यहाँ हमें दे रखा है 0.00239। ये y1 हो गया आपका, ये y2 हो गया, ये x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, एप्सिलॉन एससी हो गया। एफएससी निकाल सकते हैं, एफएससी का क्या फॉर्मूला था, y1 प्लस y1 मतलब 324.8 प्लस y2 माइनस y1 मतलब 342.8 माइनस 324.8 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 0.00241 माइनस 0.0019 x2 माइनस x1 कर दिया। यहां से देखो इस रिजल्ट को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं, AST2 को दैट इज कितना आया था 344 के आसपास आया था, 344.8 आया था शायद, 344.8 mm स्क्वायर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसके क्या आ जाएगा इस रिजल्ट के लिए, तो ये क्या आ जाएगा 0.00 एप्सिलॉन एससी आता है यहाँ पर 0.00239 माइनस 0.00192। यहां से हमारा एफएससी कैलकुलेट हो जाएगा। और एफएससी की वैल्यू देखना ध्यान से कि ये अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास है 0.00239.00241। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 342.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपके पास एफएससी का रिजल्ट आ गया। क्लियर है यहाँ तक एफएससी का, सॉरी यहाँ पर ये रिजल्ट आएगा 342.06 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक आपके पास एफएससी का रिजल्ट आ गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली एएससी कैलकुलेट करना है, और हम यहाँ पर एएससी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखना ध्यान से, एएससी की कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना था, MR2 इक्वल्स टू एफएससी, एफएससी की वैल्यू रख देते हैं, MR2 की भी रख देते हैं। MR2 की वैल्यू कितनी थी 34.86 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू एफएससी 342.06 माइनस 0.45 इंटू 20 इंटू एएससी इंटू क्या आ जाएगा डी कितना है 330 माइनस 50। तो यहां से आपका एएससी निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो एएससी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 373.77 mm स्क्वायर। यहां से आपका एएससी कैलकुलेट हो चुका है। अब ध्यान देंगे, एएससी कैलकुलेट हो चुका तो हमें यहाँ पर नेट एएसटी और एएससी लिख देना है। तो एएसटी इज इक्वल्स टू एएसटी क्या हो जाएगा AST1 प्लस AST2। तो देखना AST1 कितना है 790.1, देखना ध्यान से ये कितना हो जाएगा 790.1 प्लस AST2 की वैल्यू कितनी आई 344, ये AST2 344.8। तो यहां से हमारे पास अब इसको देखेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1134.9। क्या आपके पास क्या आ जाएगा 1134.9 mm स्क्वायर। अब अगर हम एएससी की बात करें तो एएससी की वैल्यू कितनी आ गई, एएससी की वैल्यू आ गई 373.77 mm स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि एएससी और एएसटी मैक्सिमम कितना होगा। तो देखना ध्यान से, एएससी मैक्सिमम के लिए यहाँ पर चेक की स्टेप कर देते हैं, फिर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ आवर कितनी प्रोवाइड करनी है। पहले चेक सक्सेसफुल हो जाए हमारे, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर एएसटी कैसे प्रोवाइड करना और एएससी कैसे प्रोवाइड करना। चेक पार्ट में देखते हैं, मतलब जो 8th स्टेप अपनी उसको देखते हैं। क्या होगा, एएससी जो मैक्सिमम होगा वो कितना प्रोवाइड करते हैं 4% ऑफ टोटल एरिया, दैट मींस 0.04 टाइम्स ऑफ बीडी। और जब हम
टी मैक्सिमम की बात करेंगे, ये भी कितना होता है, सेम होता है एएससी के 4% ऑफ टोटल एरिया। मतलब यहाँ पर जब हम इसको रखेंगे तो 0.04 इंटू 250 इंटू 380, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3800 mm²। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा 3800 mm², 3800 mm²। तो देखना ध्यान से एएसटी और एएससी की वैल्यू दोनों ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम है, इसीलिए ये एरिया एक्सेप्टेबल है। अब बात करते हैं कि इसमें प्रोवाइड कैसे करना है। तो देखना ध्यान से, हमेशा ध्यान रखेंगे कि एएससी है वो ऑलवेज ज्यादा राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि सेक्शन को हमें क्या बनाना है, अंडर एनफोर्स बनाना है। इसका मतलब पहले वैल कौन होना चाहिए, एएसटी एरिया ऑफ स्टील टेंशन वैल होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जब हम प्रोवाइड करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि इसमें ज्यादा एरिया राउंड ऑफ करेंगे तो 2 बार 20 mm डाया ही प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा 628 के आसपास, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम इससे 200 या 300 mm² ज्यादा एरिया प्रोवाइड करते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं कुछ कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ का एरिया कम राउंड ऑफ करूंगा तो यहाँ पर देखना, एक तो कॉम्बिनेशन ये प्रोवाइड कर सकते हैं 2 बार्स ऑफ 25 mm डाया प्लस 1 बार ऑफ 16 mm डाया। देखो ध्यान से कैसे प्रोवाइड किया मैंने, पता है 25 mm डाया का एरिया कितना होता है 490.87। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 500 इंटू 2000 और 16 mm का कितना होता है 201.06। तो कितना हो जाएगा, ये अराउंड 1200 के आसपास एरिया आ जाएगा, जो इसके आसपास है, बहुत ज्यादा राउंड ऑफ नहीं है। इस तरीके से हम इसमें बार का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर देंगे। अब बात आती है कि मान लो आपको ये बोल दिया जाए कि एरिया ऑफ कंक्रीट को क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। इसका मतलब उसको कंसिडर नहीं करना, और उसको कंसिडर नहीं करना तो जहां भी हमने 0.45 FCK इंटू KSC को कंसिडर किया है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है। एक चीज और मैं पहले भी बता चुका हूं, मान लो अगर आपको टेबल नहीं गिवन होती तो FSC की वैल्यू कितनी एज्यूम करनी है। तो देखो FSC की वैल्यू 0.87 FY को एज्यूम करेंगे, FE 250 के लिए FSC की वैल्यू एज्यूम करेंगे देखो 75 FY टू 0.8 FY के बीच में एज्यूम कर देते हैं, या फिर मैंने अलग अलग, अगर ये आप HYS के बार के लिए याद कर सकते हो, दोनों के लिए कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर दो इसके बीच में। या मैंने बताया था 350 किसके लिए, FE 415 के लिए, या फिर 420 किसके लिए हो जाएगा, FE 500। क्लियर है। यहाँ पर हमारा डबली रेनफोर्स बीम के डिजाइन का पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम फ्लैंज बीम के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।